बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉमर्स का ये नेक्स्ट लेक्चर और हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था आपका, जो इंटरनल ट्रेड वाला था। एक्सटर्नल ट्रेड हमने स्टार्ट किया था, उसका मैंने कुछ बताया था आपको, और उसमें हमारे पास है आज इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड हमने पढ़ना है, और इम्पोर्ट ट्रेड के हवाले से जो इसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, हमने जो चीज़ें ट्रेड करनी होती हैं, जो चीज़ें दूसरे मालिक से हमने मंगवानी होती हैं, उसको हम आज देखेंगे। फर्स्ट हम चलते हैं आज इसके डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड होती है कि जब आप दूसरे ममालिक से चीजें अपने मुल्क में मंगवाते हैं इस्तेमाल के लिए, मीन्स के वो चीजें जिनके मुल्क में शार्टेज होती है, या फिर वो इंटरनली वो चीजें प्रोड्यूस ही बिल्कुल नहीं होती, या बात ऐसी चीजें होती हैं कि जो नेचुरल सोर्सेज में आती हैं, वो आपका मुल्क जो चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, वो चीजें अपने मुल्क में दूसरे मालिक से आप इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करके आप उनको यूज करेंगे, अपनी जो जरूरियात होंगी पूरी करेंगे। जिस तरह हमारे मुल्क में आप देखें तो पेट्रोल के जखायर जो हैं, फ्यूल जो है, वो जितनी हमारी कंजम्पशन है उसके मुताबिक हमारे पास सोर्सेज नहीं है, तो हम जो है पेट्रोल जो है दूसरे ममालिक से हम परचेज करते हैं। इसी तरह हमारे पास कई चीजें आपकी एडिबल भी होती हैं, खाने वाली चीजें भी होती हैं, कि जो हम दूसरे ममालिक से परचेज करते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो मुकम्मल जो होती है आपकी कंजम्पशन कंजम्पशन को मीट नहीं कर रही होती, तो जो आपकी डिमांड और सप्लाई है उसको इक्वल रखने के लिए, बराबर रखने के लिए, स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, वो दूसरे ममालिक से वो चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो इंपोर्ट में आप वो चीजें होती हैं जो दूसरे ममालिक से आप खरीद रहे हैं और अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं। When goods are received in home country after purchasing them from other country is called the import trade. दूसरे मालिक से चीजें परचेज करके अपने मुल्क में जब लेके आ रहे हैं, import mean the purchase of goods and services from फॉरेन कंट्री, दूसरे मालिक से आपने चीजें खरीदी हैं। ये वो चीजें होंगी जिनकी आपके मुल्क में प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, या तो प्रोडक्शन नहीं है, वो जो चीजें अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ चीजें आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं जिनको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास लेबर हो, आपके पास कैपिटल हो, मशीनरी हो और स्किल हो, तो आप वो चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपके नेचुरल सोर्सेज में आ जाती हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि आपका पेट्रोल है, या फिर दूसरे जो आपके दफीने वगैरह होते हैं, तो वो चीजें आप अगर आपके लिए मुल्क में कंजम्पशन तो है लेकिन उसकी प्रोडक्शन नहीं है, तो वो चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं दूसरे ममालिक से। जिस तरह हम देखें, हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, वो जो हमारे पास वाफर मिकदार में कोयला है, हमारे पास नमक जो है, साल्ट है, वो हमारे पास वाफर मिकदार में है, ये नेचुरल सोर्सेज में है, ये चीज़ें पर इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं है, नेचुरल सोर्सेज हैं। तो ये हमें क्या करने होते हैं, एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, और इनको हम जो अपनी जरूरत के मुताबिक आके बाकी एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसी तरह हमारी इंपोर्ट्स भी कुछ इस तरह की नेचुरल होती हैं, जो कि हम अपने मुल्क में वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरल सोर्सेज में होती हैं। तो आपने देखना है कि कहाँ से आपको वो चीज़ सस्ती भी मिल रही हो और आपकी जरूरत के मुताबिक हो। इसमें आपके पास फर्स्ट कुछ आपके जो कंसेप्ट्स यूज होते हैं आपकी इंपोर्ट के साथ। फर्स्ट है आपका FAS। स्पेशली वो स्टूडेंट जो उर्दू में ये कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो उर्दू में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि ये जो आपके कंसेप्ट होंगे आपके इंपोर्ट के वाले से या एक्सपोर्ट के वाले से, वो सारे के सारे आपने इंग्लिश के साथ ही देखने हैं। और स्पेशली इनकी जो हेडिंग्स होती हैं, वो जो आपके उर्दू में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो नहीं देखेंगे आप, इंग्लिश में इसकी आगे जो लिखना है आपने, आगे एक्सप्लेन जो करना है वो उर्दू में कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी हेडिंग होगी वो आपने इंग्लिश में लिखनी है, क्योंकि आपकी जो एब्रीविएशंस हैं वो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। FAS, फ्री अलॉन्ग साइड शिप, मीन्स कि जो चीज़ें आप परचेज कर रहे हैं, शिपमेंट तक के जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, जो आपकी कास्ट होगी, उसमें शामिल होंगे। जब आपने किसी भी चीज का ऑर्डर प्लेस किया है, तो आपको जो अमाउंट बताई गई है, जो आपने पैसे लेने हैं, वो देखना है, पेमेंट करनी है, वो देखेंगे उसमें शिपमेंट की कास्ट जो होगी वो भी शामिल होगी। देखिए, FAS इज द प्राइस विच इंक्लूड द कास्ट ऑफ गुड्स प्लस expenses to deliver goods on the vessel, like freight charges, packing charges, export duty and dock चार्जेस। मीन्स कि जब आपको चीज परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करते वक्त कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो आपकी कास्ट है, उसमें वो शामिल कर दिए जाते हैं, कि जो आपने चीजें परचेज करनी है उसके लिए फ्रेट चार्जेस, अगर आपकी वो बरी या जमीनी, फजाई या
बाहरी रास्ते से वो चीजें आपके पास आ रही हैं तो उसका जो किराया होगा वो पैकिंग के चार्जेस होंगे, क्योंकि अगर आपने चीजें इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए आपकी स्पेशल पैकिंग होगी, तो वो पैकिंग के चार्जेस जो होंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी और डाक एंड क्लियरिंग चार्जेस जो होंगे वो सारे के सारे जो आपके शामिल होंगे उसमें। उसमें आपने जो चीजें इंपोर्ट करनी होती हैं तो एक दफा आपका जो एक्सपोर्टर होता है उसके पोर्ट से वो चीजें निकलेंगी, इंपोर्टर के पास पहुंचेंगी तो इंपोर्टर ने उसको फिर वो क्लियर करवाना होता है, तो यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस तक जो है वो आपने अदा कर दिए होते हैं। नेक्स्ट है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड, इसमें आपके जो शिपमेंट के चार्जेस होते हैं, रेलवे फ्रेट होता है वो भी शामिल होता है। इसके अलावा आपके लोडिंग और अन जो चीजें आपने इंपोर्ट की हैं उसके लोडिंग के चार्जेस जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। एक्सपोर्टर जब वो आपको चीजें सेंड कर रहा है तो जो चीजें उसने आपको सेंड करनी है उसकी कास्ट तो वो रिसीव करेगा आपसे, इसके साथ आपका रेलवे फ्रेट है या फिर आपका शिप रेट है वो आपसे वो रिसीव करेगा, साथ उसके जो लोडिंग चार्जेस होंगे वो भी आपने पे करने होते हैं, वो भी इसकी कास्ट का हिस्सा होते हैं, तो वो लोडिंग चार्जेस होते हैं वो भी आपने अदा करने होते हैं। दिस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड ऑल द चार्जेस ऑन द गुड्स अप टू द placement of the goods on the ship including the railway freight and cost of loading on the ship etc. मीन्स के इसमें आपने लोड करनी है जो चीज उसके भी कास्ट शामिल होगी और फ्रेट वगैरह शामिल होगा। अब देखिएगा जो FAS और FOB इन दोनों में फर्क क्या है। जो फर्स्ट है उसमें आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी और डाक एंड क्लियरिंग चार्जेस भी शामिल है, यहाँ पे डाक एंड क्लियरिंग चार्जेस वगैरह नहीं है लेकिन आपने टैक्सेस किसी किस्म के आपने अदा नहीं किए पहले, लेकिन जो उसकी लोडिंग और लोडिंग के चार्जेस होंगे वो आपने अदा कर दिए। एक्स एक्स शिप प्राइस, आपकी एक्स शिप प्राइस जो होगी इसमें आपने कुछ चार्जेस जो होती हैं कास्ट के अलावा, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें हमने जो FAS है उसमें हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होती है, डाक एंड क्लियरिंग चार्जेस जो होते हैं वो शामिल करने होते हैं। दूसरा मैंने कहा उसमें डाक एंड क्लियरिंग चार्जेस तो ये सारी चीजें शामिल होती हैं लेकिन लोडिंग चार्जेस शामिल होते हैं लेकिन डाक एंड क्लियरिंग चार्जेस शामिल नहीं होते। एक्सशिप प्राइस प्राइस जो होगी उसमें ये दोनों पहले जो FAS और FOB दोनों की खसूसियात होती हैं इसमें। मीन्स के जो भी चीज आप खरीद रहे हैं या जो भी चीज आपने इंपोर्ट करनी है दूसरे मुल्क से उसमें क्या होगा कि आपके जो प्राइसेस होंगी वो प्राइस शिप चार्जेस शिप तक वो चीजें पहुंचाने के लिए जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। इसमें फ्री अलॉन्ग साइड शिप और फ्री ऑन बोर्ड ये दोनों आपकी क्वालिटीज जो होती है वो सारी की सारी इसमें शामिल होती है, दोनों की क्वालिटीज आप इसमें शामिल करेंगे। एक्सेप्ट प्राइस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्लस डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस मीन्स के इसमें आपके जो फ्रेट चार्जेस जो होंगे वो पे करने हैं आपने, कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो होती है वो भी अदा कर देते हैं। डाक चार्जेस, शिप फ्रेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड लोडिंग चार्जेस। जो पहला आपने देखिएगा हमने जो देखा इसका कंसेप्ट उसमें आपके एक्सपोर्ट ड्यूटी और डाक एंड क्लियरिंग था, दूसरे में आपके पास एक्सपोर्ट ड्यूटी और डाक एंड क्लियरिंग नहीं है लेकिन लोडिंग चार्जेस थे। यहाँ पे आपके पास ये दोनों चीजें हैं, फ्रेट तो पहले दोनों में भी था और इसमें भी है, तो ये पहले जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों की खसूसियात जो है वो थर्ड वाला जो आपका टॉपिक है इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आपका इनबाउंड प्राइस, आपने जब कोई भी चीज इंपोर्ट करनी होती है तो आपने बता देना होता है कि इंपोर्टर जो है वो चीजें कहाँ तक वो चीजें उसने कहाँ रिसीव करनी है। अपना जो वेयर हाउस होता है आपका गोदाम होता है उसकी अपनी लोकेशन भी साथ दे देनी होती है। तो जो भी आप चीज परचेज करेंगे वो चीज आपके गोदाम तक पहुंचेगी। मीन्स के आपके जो वेयर हाउस है, गोदाम है, आपकी शॉप है, वहां तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे उस कास्ट में शामिल होंगे जब आप कोई चीज परचेज करते हैं। आपने ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद एक जो टाइम दिया जाता है उस टाइम के अंदर वो चीज आप तक पहुंच जाती है। जिस तरह हमने जो देते हैं दूसरे मालिक से हम जो कार्गो से चीजें मंगवाते हैं तो हमारे घर तक वो चीजें पहुंच जाती है। इस तरह आपका फ्री इनबाउंड प्राइस जो होती है इसमें आपका क्या होता है कि आपके जो वेयर हाउसेस तक की कास्ट होती है वो शामिल होती है और इसमें आपको चीज़ों को क्लियर भी नहीं करवाना होता, कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, क्लियरिंग चार्जेस, फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग, मीन इवन अनलोडिंग चार्जेस तक जो होते हैं वो सारे के सारे उस कास्ट का हिस्सा होते हैं। जबकि हमने प्रीवियस जो हमने देखा ना इसका टॉपिक उसमें लिखा होता है लोडिंग चार्जेस। लोडिंग मीन्स को एक्सपोर्टर जब वो चीज़ें आपको सेंड कर रहे हैं तो उस वक्त उसने ये जो प्राइस होगी उसकी चीज़ों को लोड करने की वो उसमें शामिल कर दिया, वो वेजेस वगैरह पे किए हैं जो उसने लेबर को वो शामिल की हैं। उसके बाद जब इंपोर्टर के पास चीजें पहुंचती हैं तो इंपोर्टर ने खुद उनको जो है अनलोड करवाना होता है तो वो वेजेस उसने अदा करनी है। जबकि इसमें क्या होगा,
आपके वेयर हाउस तक चीजें पहुंचाने तक, अनलोडिंग तक के जो एक्सपेंसेस होंगे वो शामिल होंगे। रिमेनिंग आपका रह जाएगा आपका रेंट जो होता है वेयर हाउस का, या वेयर हाउस के जो एक्सपेंसेस होते हैं अंदर की चीजें जब पहुंच जाती हैं तो फिर वो आपका इंपोर्टर जो है उनको बर्दाश्त करेगा। इन बाउंड प्राइस द इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड all expenses which are transporting the good to the transporters warehousing, कि आपके वेयर हाउस जो है आपका इंपोर्टर वहां तक पहुंचाने के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो कास्ट में शामिल कर दिए जाते हैं। मीन कास्ट ऑफ गुड्स प्लस ऑल एक्सपेंसेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, क्लीनिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, फ्रेट, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। ड्यूटी पेड, ड्यूटी पे अगर आपने ये देखा कि आपका एयरपोर्ट पे अगर चक्कर लगे तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट के अंदर शॉप्स होती हैं वहां पे से अगर कोई चीज परचेज करें तो लिखा था ड्यूटी ड्यूटी पेड शॉप। मीन के वो जो चीज आप वहां से परचेज करेंगे उसके ऊपर आपकी जो कस्टम ड्यूटी होती है ना वो आपसे रिसीव नहीं की जाएगी, वो ड्यूटी पेड होती है, वो कास्ट का हिस्सा होती है। तो एक तरफ तो वो कम कर देते हैं, कहते हैं कि कस्टम ड्यूटी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो प्राइस होती है जो आपकी मार्केट प्राइस होती है ना उससे ज्यादा आपसे चार्ज कर लेती है। कस्टम ड्यूटी नहीं होती लेकिन आपकी जो है ना उसकी कास्ट होती है वो ज्यादा आपसे चार्ज की जाती है, ज्यादा प्राइस आपसे जो है चार्ज की जाती है। जस्ट नाम एक होता है कि इसकी ड्यूटी पे हुई है, आपने उसकी ड्यूटी जो है वो पे नहीं करना। इसी तरह एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होते हैं कहीं पे, तो उनके जरिए अगर आप कोई चीज पे करते हैं, कोई सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती। जैसे हम अपनी हमारी अपनी जो प्रोडक्शन है कोई भी, हम अपने मुल्क की कोई चीज एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं अगर, और हम ग्वादर के जरिए वो चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी आपने पे नहीं करनी, कस्टम ड्यूटी वगैरह आपने पे नहीं करनी होती। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हमारी इंटरनल प्रोडक्शन होनी चाहिए, जो कि आपकी सी पैक में वो चीजें आ रही हैं ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में वो चीजें आपकी एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो तो हमारा जो इसका जरिए हमारा आमदन का है कि हमने उनसे कस्टम ड्यूटी लेनी होती है। चाइना हमारे जरिए हमारा जो रास्ता इस्तेमाल करेगा और उसके जरिए वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है। तो वो जो हमारा हमें क्या होगा, एक तो रॉयल्टी पे करेंगे, वो रास्ता हमारा यूज करेंगे उसकी रॉयल्टी पे करेंगे, किराया पे करेंगे सड़क का। दूसरे इसके हमारे जो इसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं ये जिसको हम टोल टैक्सेस वगैरह कहते हैं वो पे करेंगे, साथ ही आपके ऑक्ट्राइड ड्यूटीज होती हैं वो पे करेंगे। और उसके बाद जब चीजें आपकी पोर्ट पर पहुंचती है तो वहां पे आपकी कस्टम वगैरह जो होती है वो पे करेंगे। तो हमारी इनकम का ये जरिया होता है। तो अगर आप अपनी कोई चीज इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे मुल्क को तो उसके ऊपर आपने ड्यूटी पे नहीं करनी होती, लेकिन शर्त यह है कि वो आपकी ग्वादर के जरिए आप उसको भेज रही हैं। ड्यूटी पेड मीन्स द प्राइस विच इंक्लूड द कास्ट ऑफ गुड्स प्लस द कस्टम ड्यूटी एंड द ऑल द रेलिवेंट एक्सपेंसेस अप टू द स्टेज। उसके ऊपर वो सारे के सारे एक्सपेंस जो होते हैं वो शामिल होती हैं ड्यूटी पेड में, कि जब आपको प्राइस देखेंगे तो उसमें कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो होती हैं वो शामिल कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका सी एंड एफ। सी एंड एफ, कॉस्ट एंड फ्रेट। सी एंड एफ, कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट मीन की चीजों की जो कीमत होगी प्लस उसके ऊपर जो फ्रेट होता है। फ्रेट आपका जो बहरी जहाज होगा या ट्रेन का जो किराया होता है, रेलवे चार्जेस होते हैं या फिर आपका जो शिप चार्जेस होते हैं वो आपके फ्रेट में आ जाएंगे। जैसे हमने देखना है कि ट्रक पे कोई चीज मंगवाई है या बाय रोड चीज को मंगवा रहे हैं उसके ऊपर हमने कैरेज पे करना होता है। इसी तरह थ्रू ट्रेन आपके पास चीज आ रही है या शिप आ रही है तो उसके लिए जो चार्जेस होते हैं उसको फ्रेट चार्जेस का नाम दिया जाता है। कार्गो के जरिए कोई चीजें आ जाती हैं आ रही हैं आपके पास तो कार्गो या उसको भी फ्रेट का नाम दे सकते हैं। तो ये आपका जो कंसेप्ट होता है जिसमें आप चीजें इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आपने देखना होता है कि जो चीज की कॉस्ट होती है और कॉस्ट के साथ साथ आपने उसमें जो फ्रेट चार्जेस होते हैं वो भी शामिल करने होते हैं। मीन्स एक चीज की कीमत क्या है प्लस उसको आपका जो पोर्ट होती है वहां तक पहुंचाने के लिए आपका डेजिग्नेशन होता है, उसमें आपके शिपमेंट के चार्जेस जो है वो भी शामिल होते हैं। इट इंक्लूड द कास्ट ऑफ गुड्स and all the charges to the port of the designation and freight of the ship। ये चीजों का जो अपने डेजिग्नेशन तक पहुंचाने के लिए उसकी जो कास्ट होती है वो और उसके बाद जहाज का किराया जो है वो भी आपने इसमें शामिल करना होता है। CIF, कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIF, ये जो शॉर्ट आपके क्वेश्चन होते हैं ना उनमें से आपसे इनके जो है पूछे जा सकते हैं कि ये किस चीज की एब्रीविएशन है, तो ये भी आपने याद रखनी है। अहम टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये चीजें आपकी आ जाती हैं।
CIF, कास्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। मीन कि जो चीजें आप दूसरे कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जो कास्ट होगी, फ्रेट होगा, और उसके साथ उसके जो इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, इंश्योर करवाना होता है चीजों को, वो भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे हम लोग होते हैं, जैसे अपनी कोई भी पर्सन है वो अपनी जिंदगी में अपनी इंश्योरेंस करवा लेता है, लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, इसी तरह चीजों की जो है इंश्योरेंस करवाई जाती है। दो लफ्ज में थोड़ा सा इनको ये कर दूं, इनमें फर्क होता है। जिसे हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ के लिए जो होती है वो इंश्योरेंस नहीं होती, वो अश्योरेंस होती है। ISSURANC, अश्योरेंस। और जो आपकी गुड्स होती हैं या आपकी एसेट्स होती हैं, उनकी जो होती है उसके लिए हम इंश्योरेंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लाइफ को इंश्योर नहीं किया जा सकता, लाइफ को अश्योर किया जा सकता है कि अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो ये श्योरिटी नहीं दी जा सकती कि हम वो बंदा रिप्लेस करेंगे। हाँ, उसकी जो माली मदद हो सकती है वो कर सकते हैं हम, या अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी इंश्योरेंस हुई है तो उसके जो चार्ज उसका होगा, इलाज का खर्चा जो होगा वो कंपनी बर्दाश्त कर ली, लेकिन वो बंदा रिप्लेस करके नहीं दे सकती। जबकि इंश्योरेंस में आप वो चीज रिप्लेस करके देती है। अगर चीज को आपने इंश्योर करवाया हुआ है और उसका जो है तो उसका एक्सीडेंट हो गया, जल गई हैं चीजें, या कोई भी आपका नुकसान हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, वो चीज आपको अगर इंश्योरेंस में है तो वो आपको क्लेम देगी कंपनी। वो चीज अगर ज्यादा उसका नुकसान हो गया तो वो नई चीज परचेज करके दे देगी। तो ये दोनों में फर्क होता है। हम नॉर्मली अपनी जिंदगी जिंदगी की जो इंश्योरेंस करवाते हैं उसके लिए भी, बीमा करवाते हैं उसके लिए भी हम इंश्योरेंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंश्योरेंस होता है। कास्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, जो चीजें आप मंगवा रहे हैं दूसरे मालिक से उसकी जो कास्ट पे करनी है, साथ आपने उसका फ्रेट पे करना है, ये दो चीजें पे करनी है। साथ आपने इंश्योरेंस चार्जेस जो होंगे वो भी आपकी उस डील का हिस्सा होंगे, जो आपको प्राइस बताएगी या उसका हिस्सा होंगे। तो कास्ट भी आपने लेनी है, यहाँ पे फ्रेट लेना है, ये दो चीजें तो हमारे साथ आ रही हैं। और जो नई चीज इसमें ऐड हुई है, जो प्रीवियस और CF और CIF में जो जो डिफरेंस है वो सिर्फ आपका इंश्योरेंस का है। जो चीजें आपने भेजी हैं उसमें आपकी इंश्योरेंस भी शामिल होगी। उससे क्या होगा कि आपके जो चार्जेस होते हैं, चीज अगर आपकी जल जाती है, खराब हो जाती है, कोई भी मसला होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। इन केस वो चीजें आपके पास लामत पहुंच जाती हैं तो उस सूरत में आपका वो जो पेमेंट आपने किया है, आपने प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस कंपनी को, वो आपको रिफंड नहीं होगा। वो सिर्फ इन चीजों को इंश्योर कर रहे हैं कि आपका रिस्क जो है वो ले लेंगे। फ्रिंको, इनको इसको इट इज नोन एज फ्री प्राइस। फ्री प्राइस मीन्स के आपके जो बायर का जो गोदाम है वहां तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो कस्टम ड्यूटीज होती हैं, कास्ट होती है, वो सारी आपने सिर्फ जो एक जो प्राइस होती है, प्राइस के अलावा ये चीजें आपको अलग से पे करनी पड़ती हैं। मीन्स कि आपको कहा जाता है कि इस चीज की कीमत ये है कि कीमत बताने के साथ आपको प्राइस बता दी जाती है इसको, कि आपके सॉरी एक्सपेंसेस बता दिए जाते हैं कि इसके साथ आपके अटैच एक्सपेंसेस कौन से हैं। मीन्स के अगर आपने कोई चीज जो परचेज की है, हम जो है अमेरिका से कोई चीज परचेज कर रहे हैं और उसकी जो कास्ट है, सपोज करते हैं पर यूनिट कास्ट उसकी हमारे पास 10,000 है, तो वो हमें बताया जाएगा कि इसकी असल जो प्राइस है वो 10,000 है। अगर हमने हमसे आप परचेज करते हैं और आपने गोदाम तक आपने चीज हमसे लेनी है, गोदाम तक हमने वो चीज पहुंचानी है, तो 10,000 तो उसकी जो कास्ट है, 10,000 जो उसकी कास्ट है, प्लस 2,000 इसके ऊपर जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे, उसमें आपके एक्सपेंस होते हैं। इसके अलावा उसके जो कस्टम ड्यूटी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, इंश्योरेंस होती है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस लोडिंग अनलोडिंग के वो भी शामिल होंगे। वो जो एक्स्ट्रा उसने आपको 2,000 बताया, तो जो फ्रिंको होगी आपकी वो आपकी 12,000 होगी। लेकिन साथ बताया जाएगा कास्ट प्लस एक्सपेंसेस, कास्ट प्लस एक्सपेंसेस, मींस कि जो चीज आप खरीद रहे हैं उसकी कास्ट कितनी है और उसके ऊपर एक्सपेंसेस कितने हैं। हमने पहले भी एक चीज देखी थी कि उसमें हमने देखा कि आपकी चीजें जो आपके गोदाम तक आने के की जो प्राइस होती है वो शामिल होती है उसमें, और इसमें फर्क क्या है, इसमें यह है कि कास्ट आपको अलग से बताई जाती है कितनी है। अब आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हर कंट्री के लिए अलग होंगे। देखा जाता है कि डिस्टेंस कितने है आपका, या वाया कितने है आपका। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि आपने जो एयर स्पेस जो यूज करनी है, अगर बाय एयर चीजें आ रही हैं तो एयर स्पेस अगर आपने यूज करनी है तो कौन से कंट्री की यूज करनी है, उसको आपने क्या रॉयल्टी पे करनी है। देखिए आप जो चीजें सपोज के पाकिस्तान जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान कोई चीज जो है एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, या इंडिया कोई चीज एक्सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, तो उनकी जो वो अपनी ट्रेड के लिए जो एयर स्पेस होती है वो पाकिस्तान की यूज करते हैं।
तो उसमें आपका क्या होता है, जब आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, एयर स्पेस जिस मुल्क की भी आप यूज करेंगे, जैसा पाकिस्तान की वो यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रॉयल्टी पे करनी होती है। वो देखना है कि कितनी देर जहाज जो है वो पाकिस्तान की हदूद में रहा है, ये देखा जाएगा। और उसके लिए उसके ऊपर आपने पर मिनट या पर आवर जो भी आपके चार्जेस होते हैं या पर किलोमीटर जो चार्जेस होते हैं आपने वो पे करने होते हैं। तो वो आपकी राइट की शक्ल में वो आपने पे करनी होते हैं हमें। राइट हमारा जो होता है वो आप राइट दिया आपने हमारी एयर स्पेस को यूज करने का, क्योंकि हमने अपनी जो सिविल एविएशन होता है उसको कहना होता है कि उस दौरान जो है उस एरिया में आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती या कोई आपका जहाज या दूसरे जहाज उस एरिया में नहीं आ सकते। तो इसमें और दूसरे प्राइस में फर्क क्या होता है कि आपको कास्ट के अलावा एक्सपेंस बताए जाते हैं और हर मुल्क के लिए जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होंगे वो अलग होंगे। तो फ्रैंको में और जो पहला मैंने आपको बताया था आपका वेयर हाउसेस तक जिसकी प्राइस शामिल होती है, उसमें आपकी वो तमाम कंट्रीज के लिए एक ही प्राइस होगी। यहाँ पे आपके प्राइस तो सेम होगी, साथ आपके एक्सपेंस होते हैं हर कंट्री के लिए जो है वो अलग होंगे, वो अलग से आपने देखने हैं। इट इज नोन एज फ्री प्राइस, के प्राइस तो आपकी फ्री है वो अलग से है। आगे इट इंक्लूड द एक्सपेंसेस टू द बायर्स गुदाम विच मींस द एक्सपेंसेस एंड द ड्यूटीज इंक्लूड इट। कस्टम ड्यूटी अभी मैंने आपको डिटेल से इसका बता दिया। कस्टम ड्यूटी होती है कि आपके कोई भी चीज़ें जब आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को आपने जो टैक्सेस की शक्ल में अमाउंट पे करनी होती है वो आपकी कस्टम ड्यूटी होती है। ये मुख्तलिफ नाम के साथ आती है, कुछ चीज़ें आपकी कस्टम वाली होती हैं, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, क्लियरिंग चार्जेस होते हैं, डॉक चार्जेस होते हैं। आगे चल के देखते हैं हम क्या। एक्साइज ड्यूटी जैसे कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त आपने ये पे करनी है। एक्साइज ड्यूटी भी होती है जिस तरह आपने कोई मशीनरी वगैरह आपने परचेज की है दूसरे मालिक से, तो मशीनरी के ऊपर आप जो ड्यूटी पे करेंगे ना, क्योंकि ये आपकी कैपिटल गुड्स होती है। मैंने दो तरह की आपको गुड्स का अभी बताया कि एक आपकी कस्टमर गुड्स होती है, कंज्यूमर गुड्स होती है, दूसरी आपकी कैपिटल गुड्स होती हैं। तो जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो जब आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपने ड्यूटी पे करनी होती है, टैक्स पे करना होता है, वो आपकी एक्साइज ड्यूटी में शामिल होगा। FOR फ्री ऑन रेल। FOR ये जो आपके पास प्राइस होती है इसमें चीज़ों की कास्ट के साथ जो एक्सपेंसेस होते हैं, रेलवे चार्जेस वगैरह या चीज़ों की जो बोर्ड करने वाले से चार्जेस होते हैं, बोर्डिंग के चार्जेस होते हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। द प्राइस इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द फैक्ट्री टू रेलवे इंक्लूडिंग द बोर्डिंग बट नॉट इंक्लूड द रेलवे फ्रेट जो होते हैं। आपने बोर्डिंग तक आपने पहुँचाने होते हैं, रेलवे के तक आपने वो चीज़ें पहुँचानी है वो आपके पास होंगे और उसके बाद फ्री होगा, रेल का किराया नहीं होगा। लोकल प्राइस, लोकल प्राइस होती है कि आपकी किसी भी चीज़ को जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो देखते हैं कि फैक्ट्री प्राइस उसकी क्या है। अब फैक्ट्री में आपको प्राइस बता दी जाती है, आपने वो जब चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने जेब से आपने पे करने हैं, लेकिन वो आपकी अलग एक प्राइस होगी, वो अलग से आपने जो अपने एजेंट्स होंगे उनको पे करेंगे जो कि चीज़ें आपको जिनके जरिए आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जिनके जरिए आप चीज़ें खरीदते हैं। इसमें आपकी इनिशियल प्राइस जो होती है चीज़ों की, आपने प्रोडक्शन की कास्ट जो होती है वो सिर्फ इसमें शामिल होती है, फैक्ट्री कास्ट जिसको को हम कहते हैं। कोई किसी किस्म का इसमें टैक्स शामिल नहीं होता किसी किस्म, क्योंकि जो बाकी आपके टैक्स होते हैं वो कंज्यूमर प्राइस में शामिल होते हैं। जैसे हम पेप्सी की एग्जांपल लेते हैं तो उसका देखिएगा उसकी जो प्राइस लिखी हो ना पेप्सी की बॉटल, अगर आपने कभी देखा हो तो कॉर्नर के ऊपर प्राइस जो लिखी होती है, अगर 80 रुपए की वो सेल हो रही है तो उसकी जो प्राइस होगी ना लिखा होगा 72 प्लस GST 8 रुपीज इज इक्वल टू 80 कंज्यूमर प्राइस, मीन्स के 72 उसकी जो आपकी कास्ट है वो जो होगी वो लोकल प्राइस होती है, प्लस GST 8 रुपीज उसके ऊपर आपकी GST है वो कस्टमर ने पे करने होते हैं जो कि चीजें खरीद रहे हैं। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो वो उसमें शामिल होगा और शामिल करने के बाद जो प्राइस होगी वो आपकी प्राइस होगी जो आपने पे करनी है। इसी तरह आपने जो चीजें दूसरे मालिक से खरीदनी है उसके ऊपर वो बताएंगे कि हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कितनी है। अब प्रोडक्शन कास्ट के बाद बाकी आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपने अपनी जेब से अदा करने होते हैं, खुद से आपने अदा करने होते हैं। वो आप देखेंगे कि आपने आपका जो एजेंट होते हैं उनके साथ आपके क्या एग्रीमेंट होते हैं, उसके मुताबिक वो चीजें आपके पास पहुंचती हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स ये डिपेंड करते हैं आपके डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनके साथ आपके जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो किस तरह की है। ये चेंज होते रहते हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स, मीन्स कि अगर आपके किसी मुल्क के साथ आपके अच्छे
जो रिलेशनशिप है, तो उसके साथ आपकी ट्रेड जो भी अच्छी होगी। बाज़ औक़ात आपका ऐसा होता है कि किसी वजह से आपके वो हालात चेंज हो जाती हैं, कोई आपकी जंगी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जैसे हमारा इस वक्त देखा जाए तो इंडिया के साथ हमारे जो है जो बॉर्डर के हालात हैं वो ठीक नहीं है। तो उससे देखते हैं दोनों ममालिक में जो क्या इसका फ़र्क है। पाकिस्तान में आप देखें स्पेशली वो जो हाउस होल्ड है वो चीज़ों को वो ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं। पर पाकिस्तान में कभी भी आलू की कीमत जो है या टमाटर की कीमत है इस लेवल के ऊपर नहीं गई। गवर्नमेंट को हम कहते हैं बुरा, लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी वो ट्रेड ख़त्म हो गई है। वो टमाटर या आलू जो या आपका प्याज है हम इंडिया से इम्पोर्ट करते थे, उसकी प्रोडक्शन क्योंकि हमारे मुल्क में कम थी, हम इम्पोर्ट करते थे अपनी डिमांड के मुताबिक। अब डिमांड हमारी है, सप्लाई इतनी नहीं है, लोकल सप्लाई है हमारी, तो उससे क्या होगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। वजह क्या है कि हमारे एग्रीमेंट जो हैं उनके साथ वो ख़त्म हो गए हैं ट्रेड के हवाले से। इसी तरह इंडिया के अगर एग्जाम्पल हैं तो इंडिया के अंदर आपका नमक की कीमत जो है वो तकरीबन 600 गुना बढ़ गई है। वजह क्या है कि उनको हम जो जो ट्रेड करते थे, हमारा बैलेंस जो होता था ट्रेड का, वो जो हम उनसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेते थे उनके बदले हम जो है वो नमक उनको एक्सपोर्ट करते थे। तो ट्रेड एग्रीमेंट देखने होती हैं आपने, उस हवाले से आपने चीज़ें उनको सेल करनी है। ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपके कुछ फिर होते हैं जो कि आपकी चीज़ों के प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपने जो ट्रेड करनी है चीज़ों की वो प्रमोट करने के लिए, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आपको चीज़ की क्वालिटी के वाले से बताएगा, ये बताएगा कि इसकी चीज़ की कास्ट क्या है, किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह कभी आपने देखा हो ना कि ये डॉक्टर के पास जाए ना, किसी भी स्पेशलिस्ट के पास, तो वहाँ पे आएंगे आपके पास जिनको कहा जाता है मेडिकल रैप, वो आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते हैं कि वो जिस कंपनी की प्रोडक्ट लेके आए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी जो जो कंपनी है वो कौन कौन सी ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन बना रही है, इसकी या शुगर की मेडिसिन बना रही हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल है, कौन कौन से मरीजों को आप दे सकते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो आपको अपनी कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी क्वालिटी के हवाले से बताएंगे और उसके मुताबिक आपने ऑर्डर जो है वो प्लेस करना होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड ये कल भी हमने पढ़ा था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दोनों चीजें जो है वो कल वाले टॉपिक में भी थी लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है कि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, उनकी जो आपकी वैल्यू होती है वो इक्वल होनी चाहिए। मीन्स कि जो आप चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं उसी के मुकाबले में चीज़ आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ये आपका वाटर सिस्टम में ये चीज़ें आ जाती हैं तो बैलेंस में होती हैं। अगर आपकी इंपोर्ट जो है, जो दूसरे मालिक से चीज़ें आप खरीद रहे हैं वो ज़्यादा आ जाएं और जो चीज़ें आप दूसरे मालिक में आप भेज रहे हैं वो कम हो, एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो कम हो, तो हम कहते हैं कि ये डेफिसिट में चला गया है, खसारे में चला गया। और अगर जो चीज़ें आप अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं वो ज़्यादा हों, जो दूसरे मालिक में भेज रहे हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम हो, तो हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपका ट्रेड जो है आपका सरप्लस में है। इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो चीज़ें आपने खरीदी हैं उनकी विजिबल और इनविजिबल ट्रेड जो होती है, आपने देखना ये होता है कि जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं वो आपके पास विजिबल है, जिनको आप देख सकते हैं। अब इनकी जो एक्सचेंज की जो वैल्यू होती है उसको देखना आता है कि आपने उसके बदले कितना हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, या अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बदले कितना हम जो है बाहर रेवेन्यू दे रहे हैं, या हमारी जो पेमेंट होती है या डॉलर की शक्ल में हमने कितनी रकम बाहर पे करनी होती है। अगर हमारी इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो, इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो एक्सपोर्ट की निस्बत हो, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमने पेमेंट करनी होती है वो आपका डेफिसिट में चला जाता है। ऊपर ट्रेड के वाले से था, यहाँ पे पेमेंट के वाले से, ऊपर कमोडिटीज में देखा, यहाँ पे हमने जो है उसकी पेमेंट जो है उसके वाले से देखा। और इसी तरह अगर आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो फिर आपका वो फायदे में चला जाएगा। और लास्ट में आपके फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं जिनके जरिए आप चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। और आगे हैं क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट आपके जो कस्टम ड्यूटी वगैरह आपकी जो पोर्ट पे होती है उनको वो क्लियर करवाते हैं। मीन्स के आपका जो इम्पोर्टर जो होता है या एक्सपोर्टर होता है वो खुद जाके वो चीज़ें आपका जो सी पोर्ट होगा वहाँ पे जाके वो चीज़ें क्लियर नहीं करवाएगा, या एयरपोर्ट होगा वो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं करवाएगा, बल्कि आपके कुछ एजेंट होते हैं जो कमीशन पे काम करते हैं और वो आपकी चीज़ें जो होती हैं उनको क्लियर करवाते हैं। तो बच्चों ये आपके थे कंसेप्ट मेन, जो आपकी कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इसमें आपके एमसीक्यूज के वाले से भी ज्यादा चीजें आ सकती हैं, इसमें मान सकती हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मान सकते हैं, एब्रीविएशन से पूछ सकता है। और स्पेशली उर्दू के जो उर्दू में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कह रहा हूँ दोबारा कि इनके जो आपकी हेडिंग्स होती हैं या फिर ये इसकी जो टर्म्स होती हैं वो आपने इंग्लिश में ही याद रखनी है, क्योंकि ये आपकी जो एब्रीविएशंस होती हैं उर्दू में ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें हमने दोबारा इनको एक दफ़ा इसमें को अपनी रिवाइज करना है, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।